दोस्तों, आज का मेरा एक विषय जो कि सबके दिलों को छूने वाला है। कुछ सालों पहले एक मूवी आई थी, सत्यम शिवम सुंदरम, और उसमें हीरोइन ने अपना आधा चेहरा पल्लू से ढक के रोमांस कर रही थी हीरो के संग। हीरो ने कई बार पूछा कि तुम ये पल्ला क्यों नहीं हटाती और चेहरा क्यों नहीं दिखाती, तो वो दिखाती नहीं थी कि कहीं उसका रिश्ता नहीं टूट जाए। पर जब उसने चेहरा दिखाया और वो डर गई कि शायद मेरा रिश्ता टूटेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। हीरो का प्यार एक निश्चल था, पवित्र था। उसने बोला कि मैंने तुम्हारे को चेहरे से प्यार नहीं किया है, मैंने तुम्हारे मन से प्यार किया है और दिल से प्यार किया है। और कहानी की हैप्पी एंडिंग हो गई, जो कि आज तक सबके दिलों में बैठी है और गहरी छाप छोड़ी हुई है, और आज तक सब लोग चाहते हैं। ये क्या है, पुरानी पिक्चरों में क्या होता था कि पहले एक जो लगाव होता था और ये प्यार होता था, ये चेहरे से नहीं होता था, ये मन से होता था, जो कि सालों सालों चलता था। और आजकल क्या है, आजकल बस मिले जुले प्यार हुआ और उसके बाद डाइवोर्स हुआ। अच्छा चलिए, ये तो बात हो गई इस पे। अब आते हैं कि मेंटल और फिज़िकल स्कार्स, जो ये घाव होते हैं, ये कई तरह के होते हैं। जैसे शब्दों के द्वारा होते हैं, और किसी का हार्ट ब्रेक होता है, किसी का रिलेशनशिप टूट जाता है, और किसी का कोई अच्छा काम होते हुए रुक जाता है, तो बस वो उसके मेंटल ट्रॉमा हो जाता है। और फिज़िकल क्या होता है, कोई सर्जरी हो गई, कोई चोट लग गई, कोई इंजरी हो गई, तो वो भी एक घाव बन जाता है और वो बाद में सबको परेशान करता है। सो माई टुडेज़ टॉपिक इज़ स्कार्स एंड हाउ टू एक्सेप्ट इट। स्कार्स, मेंटल हो या फिज़िकल हो, लीव्स अ डीप इम्पैक्ट ऑन द लाइफ्स एंड माइंड एंड सोल ऑफ पीपल। कई विद्वानों ने और फिलोसफर ने इस पे कई टिप्पणियाँ की हैं, जो कि बहुत एक विशेष गहरा छाप छोड़ जाती हैं। रूमी एक सूफ़ी पोएट हुआ करते थे, तो उनका कहना ये है कि जो स्कार्स और वूंड है, वो ऐसी जगह है जहाँ से डिवाइन लाइट और एनर्जी एंटर करती है। देखिए कितना खूब बोला है उन्होंने। और किसी ने तो ये क्या है कि स्कार्स इज़ नॉट द साइन ऑफ वीकनेस बट द सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ। यू सर्वाइव्ड वॉट ट्राइड टू ब्रेक यू। खलील गिब्रन एक कवि थे, पोएट थे, राइटर थे, और उनका ये कहना है, आउट ऑफ ऑल द सफरिंग्स एमर्ज द स्ट्रॉन्गेस्ट सोल। द मैसिव कैरेक्टर्स आर ऑलवेज शेयर्ड बाय द स्कार्स। कितना सुंदर बोला है उन्होंने। और क्रिस ग्लीव्स का तो ये कहना है कि अ स्कार मीन्स आई सर्वाइव्ड। दोस्तों, स्कार सबके दिलों में होता है, बॉडी पे होता है, पर आपको इसको एक्सेप्ट करने के लिए एक ग्रेजुअल प्रोसेस रखें। मैं कुछ बातें ऐसी बताऊंगी ताकि आप कैसे इसको एक्सेप्ट कर सकेंगे। अगर आप स्कार्ड हैं तो आप अपने आप को परमिशन दीजिए कि हाउ यू आर फीलिंग अबाउट इट, और अपने इमोशंस को पहचानिए। फिर आप अपने संग एक संवेदनशील व्यवहार रखिए। अपने आप को समझाएं कि मैं उससे कितना उभर गई हूँ और मैंने कितनी हिम्मत करके इससे प्रोग्रेस को मैंने अहमियत दी है। अच्छे दोस्त और अच्छे परिजन का साथ होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर वो हैं तो आपकी ज़िंदगी एक बहुत अच्छी तरह से निकल सकती है। डोंट रश टू एक्सेप्ट द थिंग्स, लिव इन द प्रेजेंट एंड फॉरगेट व्हाट हैपेंड टू यू इन द पास्ट। कुछ ऐसी एक्टिविटी में आप पार्टिसिपेट करें जहाँ कि आप कॉन्फिडेंट फील करें, और उनकी स्टोरीज़ सुनिए, और लोगों की कुछ स्टोरीज़, कुछ उनके एक्सपीरियंस सुनिए कि वो इस सिचुएशन से गुजरे हैं, ताकि आपको इंस्पिरेशन मिले। और एक हेल्प एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रेस इज़ वेरी नेसेसरी, बिकॉज़ आप जब बातें अपनी शेयर करेंगे तो आपको लगेगा कि मैं हल्कापन महसूस हो रहा है, और मेरे माइंड से जो ट्रॉमेटिक माइंड था वो मेरा अब काम हो रहा है। एक्सेप्टेंस इन द लाइफ शुड बी वेरी फुलफिलिंग। स्कार से आप प्यार तो नहीं कर सकते, पर उनके संग रहना सीखिए। योगा, एज आई ऑलवेज सेड, इज़ अ वे ऑफ लाइफ। Dealing with scars, mental and physical, becomes easy if you practice
yogic kriyas and holistic exercises. वेलकम आचार्य जी। नमस्कार जी। नमस्कार। जैसे कि आपने अभी सुना होगा स्कार्स के बारे में और उसके एक्सेप्टेंस के बारे में मैंने बोला है, और कुछ लोगों के सवाल हैं और वो मेरे भी सवाल ही हैं जी। उनका आपसे जवाब मैं चाहूँगी। स्वागत है। बिल्कुल। मेरा पहला सवाल है कि शब्दों के घाव जो बोले जाते हैं वो तो घाव दिलों पे हो जाते हैं, पर आजकल यंग जनरेशन है, उनके नैनों के तीर जो कि दिलों पे लगते हैं, किन्हीं का दिल बिखर जाता है, किन्हीं का जुड़ जाता है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये एक ह्यूमरस टॉपिक है आपके लिए, पर आज के लोगों के लिए बहुत मायने रखता है। बड़ा अच्छा आपने प्रश्न पूछा। और जैसे आपने कहा शब्दों के घाव, तो शब्द तो जो है ना बड़े महत्वपूर्ण हैं। हमारे जो संवाद है, जो हमारी कम्युनिकेशन है, राइट, बातचीत के द्वारा हम एक दूसरे से जुड़ते भी हैं और हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, राइट, चाहे वो प्रेम का संबंध हो और चाहे वो एंगर, गुस्सा दिखाना हो। तो शब्दों में तो बड़ी शक्ति है। मतलब एक शब्द के द्वारा आप किसी के दिल को जीत भी लेते हैं और शब्द के द्वारा ही आप उसके पूरी की पूरी केमिस्ट्री को चेंज कर देते हैं। तो हमें पता है जब हम किसी को गाली देते हैं तो उसके अंदर किस प्रकार की अग्नि भीतर भड़क जाती है, और शब्दों के द्वारा ही आप किसी को बोलते हैं और शांत करते हैं, शीतल कर देते हैं। तो जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कबीर का ये दोहा कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे और आप वो शीतल हो। तो देखिए वाणी जो है ना, और वाणी के साथ कौन से शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं आप, राइट। वो शब्द जो है ना, एक शब्द एक तरह की शक्ति है, ऊर्जा है, और शब्द जो है प्राण भी है। योग के अंदर हम कहते हैं शब्द जो है, अक्षर को ब्रह्म कहा गया है, राइट। जो शब्द है उसको ईश्वर की उपाधि दी गई है। तो अगर ईश्वर की उपाधि दी गई है तो आप सोचिए बड़ी शक्ति है इसके अंदर। इससे आप किसी के शरीर के अंदर प्राण डाल भी सकते हैं और प्राण को निकाल भी सकते हैं। आप किसी को नेगेटिव बोलते जाइए, राइट, उसकी पर्सनालिटी नेगेटिव हो जाती है जी। और किसी को आप पॉजिटिव बोलिए, वो अगर नेगेटिव भी है ना तो उसको आप एलिवेट कर सकते हैं, अपलिफ्ट कर सकते हैं। तो शब्दों का तो ये है। और दूसरा आपने कहा नैनो वाले घाव। देखिए नैनो वाले घाव तो ऐसे हैं जब आप भाव विभोर हो जाते हैं ना, राइट। और ये क्या है ना कि ये एक तरह की केमिस्ट्री है। जैसे जैसे आपने कहा यंगस्टर के भीतर जो एक केमिकल का फ्लो चल रहा है, राइट, ठीक है। और उस वक्त वो जो शक्ति है, राइट, ये जो कहते हैं ना कि जो यूथ की शक्ति है या जो एक चेतना होती है, जब हम भी यूथ थे तो हमारे अंदर वो स्पार्क रहता है, राइट। और उसके अंदर खुद ही एक बहुत बड़ा आकर्षण है अपने आप ही, राइट। लेकिन अब ये जो नैन है, ये नैनो की भी भाषा है, नैनो की भी एक भाषा है। ऐसा नहीं कि नैन जो है वो बोलते नहीं है। नैनो की जिसने भाषा पढ़ ली, राइट, ठीक है, जिन्होंने नैनो की भाषा पढ़ ली तो वो कैसे, वो नैन सुख है उनके अंदर, वो जो नैनो का जो सुख है वो पैदा हो जाता है। पर आचार्य जी, मतलब ये एनर्जीज जो होती हैं यंगस्टर्स में होती हैं, तो योगा के थ्रू चैनलाइज तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये देखिए हमारे अंदर तरह तरह की एनर्जीज हैं। जैसे एक बैंक है हमारे शरीर के अंदर, जैसे एक हमारा सेक्सुअल बैंक है, एस सेंटर इसको बोलते हैं। एक हमारे इमोशनल बैंक है जिसको ई सेंटर बोलते हैं। एक हमारा इंटेलेक्चुअल बैंक है, राइट, वो आई सेंटर है आपका। अच्छा, अब ये जो है ना बड़ा मुश्किल है इनको कंट्रोल करना। मतलब बड़ी कोशिश करते हैं, हर कोई कर रहा है कोशिश, लेकिन विफल हो जाता है। तो इसकी एक टेक्निक है, इसका एक पूरा का पूरा विज्ञान है कि कैसे इसको समझ के इसको सही से कल्टीवेट करा जाए इस एनर्जी को। और दोस्तों, और इसके योगा के माध्यम से आपके नैनो के तीर भी सही दिशा में लगे। हाँ, वो जैसे हमने बोला ना कि देखो भालू तको मत, देखना है, राइट, समझना है, बट किसी को ऐसे गेज नहीं करना कि बस वो अनकंफर्टेबल महसूस करे। तो मेरा दूसरा प्रश्न है आचार्य जी कि जन्म के दाग तो हैं जो कि भगवान की देन है। कोई लहसुनिया बोलता है, किसी के फेस पे होता है, किसी के कई शरीर पे होता है, पर लोग उसको मतलब एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और जो आजकल का चलन चल रहा है टैटू,
और जो कि आर्टिस्टिक फॉर्म ऑफ स्कार ही है ये भी, हाँ। पर उसको लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने कई किताबों में पढ़ा है कि लाइक दिस इज़ एक कोई पेन में होता है या किसी के ज़िंदगी से कुछ ऐसे इवेंट्स से गुजर चुका होता है जब वो इंसान टैटू कराता है। तो इस पे आप अपना विचार दीजिए। बिल्कुल। अब ये जो एक रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बॉडी है ना, राइट, ये हम सबके अंदर है। हमने अभी तक जो ब्यूटी देखी है या सुंदरता देखी है वो हमने हरदम परिपूर्णता के हिसाब से देखी है। तो जैसे आपने कहा ना, लहसुनिया या कोई दाग चेहरे पे मार्क्स हो जाते हैं, तो वो चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, सबकी नज़र उस दाग पे अटक जाती है, राइट। तो क्या है, क्योंकि हमने जो अभी तक सुंदरता देखी उसको हमें लगता है परफेक्ट होनी चाहिए, चाहे वो स्किन का कलर हो। हम कैसे फंसे हुए हैं ना इस रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बॉडी पे। नेचर में क्या परफेक्शन है? पहाड़ जो है अनइवन है लेकिन कितने सुंदर लगते हैं। अब सोचिए अगर पहाड़ को काट के एक सीधा बना दे, राइट, तो कितने बुरे लगेंगे। हम जब नेचर के पास जाते हैं वहाँ पे क्या है, कोई भी चीज़ अगर आप देखें तो परफेक्ट नहीं है, इनपरफेक्ट ब्यूटी है वो अपने आप में, और उसमें कितना आनंद आता है। और जहाँ कल्टिवेटेड है, राइट, तो वहाँ जहाँ कल्टिवेशन हो गई है वहाँ आप जाएं। जैसे आप गार्डन में जाते हैं, बड़ी कल्टिवेशन है वहाँ पे, लेकिन आप देखेंगे वहाँ के पेड़ पौधों को देखिए, वहाँ के पेड़ पौधों के अंदर भी ईगो नज़र आती है, राइट। और आप जब नेचर में जाते हैं, राइट, वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं ना वो बड़े सरल हैं। आप देखिए वहाँ एक फूल खिल रहा है, पत्थर में से खिल रहा है फूल, राइट। और वो देख के नेचर में जब आप किसी चीज़ को देखते हैं तो मन के अंदर जो भाव उत्पन्न होता है ना, वो कितना कमाल का है। तो ये जो बहुत परफेक्शन के चक्कर में हम सुंदरता को नाप तोल रहे हैं, ऐसा है नहीं। क्योंकि सुंदरता को तो आप व्यक्त करना ही बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जैसा आपकी आंखें देखना चाहेंगी, आप देखना चाहेंगी, वैसे नज़र आती है। चलिए, मेरा तीसरा सवाल है कि बचपन में शैतानी करते हैं और दाग हो जाते हैं, और ठीक है, वो मतलब चल जाता है, उम्र बढ़ती है, और यही दाग जब बड़े होते हैं तो मन को खलते हैं, तो उससे कैसे उभरा जाए? अच्छा, वो शैतानी करी थी, राइट, उसका एक यहाँ पे घाव आया, उसका दाग आपको नज़र आया। अच्छा, अब तो इससे दो चीज़ें हैं कि एक तो शैतानी करनी है तो देखभाल के करनी है कि अपने आप को नुकसान ना हो। नहीं, पर उस समय का जो माहौल था, पेरेंट्स कभी रोकते नहीं थे। आजकल बच्चा अगर साइकिल चला रहा है तो उसके पैरों पे बांध दिया जाता है, हाथों में नी कैप बांध दी जाती है कि उसके घुटने में चोट नहीं लग जाए। पहले हम लोग बड़े हुए थे तो बेधड़क बेझिझक बड़े हुए थे, कोई डर नहीं था, कोई कुछ नहीं था। पर आज क्योंकि उसके बच्चे के पैर में दाग नहीं पड़ जाए, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि शैतानी बच्चे भूल रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, अपना बचपना भूल रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि जब हम बहुत ज़्यादा सुरक्षाओं में अपने आप को बड़ा करते हैं तो हमारे अंदर का आत्मविश्वास कम रहता हो जाता है, राइट। और फिर क्या होता है, जब बड़े होते हैं ना तो कहीं ना कहीं बड़े तो हो जाते हैं लेकिन डिसीजन मेकिंग ठीक नहीं हो पाती, क्योंकि आत्मविश्वास नहीं है। हम जब गिरते हैं, राइट, तो हमें एक एहसास सबसे पहले क्या आता है कि हमें जो भी चीज़ करनी है सतर्क होकर करनी है। देखिए, एक बारी जब हम गिरते हैं ना तो अगली बारी उससे बेहतर हो जाते हैं। जैसे साइकिल चलाते हैं, एक बारी गिर रहे हैं, बैलेंस बना रहे हैं, फिर गिर रहे हैं, फिर बैलेंस बना रहे हैं, फिर स्वतः ही करते 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 फिर एक ऐसा समय आ जाता है या ऐसी परफेक्शन आ जाती है, फिर आप जो है गिरते नहीं हैं। क्यों? ये परफेक्शन तब आई जब आप बार बार गिर के अभ्यास कर करके अपने गुरुत्व मध्य को आपने साध लिया, और जैसे ही आपने उसको साधा, राइट, तो फिर आपके भीतर की जो मजबूती आई, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से, उस मजबूती को घुटने के पैड और एल्बो के पैड नहीं ला सकते। सो दोस्तों, बच्चों को बिना रोक टोक आप बिना उनको खेलने दीजिए। ये चिंता मत कीजिए कि उसके स्कार हो जाएगा और बड़े होके वो कैसा दिखेगा। आप उनको खुला जीवन जीने के लिए आप उनको प्रोत्साहित करें।
मेरा चौथा प्रश्न तो यही है, गुरुजी आप तो योगाचार्य हैं, तो अब ये एक्सेप्टेंस जो है आप किस प्रकार से बताएंगे कि योगा की इससे कैसे एक्सेप्टेंस कर सकते हैं, और आप कुछ योगा क्रियाज भी बताएंगे? हाँ, क्यों नहीं। योग के अनुसार हम जो हैं इसको इस तरीके से देखें, जैसे आप लहरें होती हैं, आ रही हैं जा रही हैं, कितना शोर है और कितना टर्बुलेंस है, कितनी डिस्टर्बेंस है वहाँ पे, राइट। अब ये जो लहरें अगर ऊपर के सुपरफिशियल लेवल पे हम हैं तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, एक्सेप्टेंस करने में बहुत दिक्कत होगी। लेकिन जो लहरों के ऊपर नीचे पनडुब्बी होती है ना, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। लहरों में जो है उथल पुथल है, बट नीचे जो डीप है उसमें स्थिरता है। तो हमने क्या करना है, ये जो हमारे दिमाग के अंदर जो चल रहे हैं ना विचारों की उथल पुथल चल रही है, इस उथल पुथल को हमने क्या करना है, डुबकी मारनी है अपने भीतर, कहीं और नहीं, अपने भीतर मारनी है। और जब भीतर आते हैं ना तो किसका अनुभव होता है, एक डीप नॉलेज का अनुभव होता है। तो जैसे ही आप अपने भीतर आते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है ये मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, एक्सेप्ट, बिकॉज आई नीड टू एक्सेप्ट माई सेल्फ। हमें अपने आप को तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा ना, राइट। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, आंखें बंद करी और भीतर आ गया, डुबकी मार ली, राइट। और कैसे डुबकी मारी, सेम जैसे एक स्कूबा डाइवर डाइविंग करके नीचे जाता है और स्थिर हो जाता है, और फिर क्या करता है, वो नीचे के संसार को, खजाने को देखता है ना। इस प्रकार अंदर के खजाने को अपन, फिर हमने क्या करना है, हमने अपने भीतर आना है और हमारे अंदर के खजानों को हमने बाहर निकालना है। जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, हमारे अंदर तो शक्ति का भरमार है अंदर। हम जो चीज़ कर रहे हैं वो हम ही ने तो बनाई है, इस समझबूझ से तो बनाया है। जो भी बनाया, जो जगत है, मतलब वो इंसान के द्वारा ही तो प्रकट करा हुआ है, राइट। तो अंदर जाए, खजानों को निकालें बाहर। अंदर के खजाने क्या है, प्रेम, करुणा, शांति, खुशी, कि सारे हमारे भीतर के खजाने अंदर से निकलते हैं। और दोस्तों ये सब योगा क्रिया से और योगा मेडिटेशन इन सब से आ सकता है? क्यों नहीं, बिल्कुल आ सकता है। तो चलिए कुछ अपन क्रिया करते हैं, योगा हाँ, चलिए प्रैक्टिसेस। नमस्कार, चलिए अब शुरू करते हैं आज का अभ्यास। सबसे पहले हम करने जा रहे हैं सूर्य नमस्कार। चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले अपने मैट के सामने आ जाइए, मैट के बिल्कुल मध्य में आ जाइए, जिससे आप जब आप इसको करें तो आपकी दोनों टांगें एक साथ आगे पीछे सही प्रकार से जाएं। सबसे पहले हम यहाँ करेंगे नमन आसन, जिसमें आपके दोनों हाथ हृदय के पास है, राइट। एक अंदर भाव लेके आए कि मेरे अंदर जो है ज्ञान का प्रकाश, क्योंकि सूर्य की तुलना जो है ना वो ज्ञान से भी करते हैं हम। तो आपके भीतर का सूर्य जो है वो आपने इन्वोक करना है, एक्टिव करना है, ज्ञान को अपने भीतर लेके आना है, राइट। चलिए अब धीरे से हस्तोत्थान आसन, जिसमें आप आपके हाथ पीछे ले जाते हैं, जितनी आपकी क्षमता है, जितनी शक्ति है कमर पे, जितना आप करना चाहें उतना आपने यथाशक्ति अनुसार लेके जाए। फिर हस्तपाद आसन, मतलब हाथ और आपके पाँव एक साथ। यहाँ गर्दन को आप ढीला छोड़ सकते हैं, ताई ढीला छोड़ दीजिए, और यहाँ पे अपने स्पाइन को महसूस करें और अपने पीछे टांगों की मांसपेशियों को महसूस करें। उनमें खिंचाव आ रहा है, आपकी जो है मेरुदंड खुल रही है यहाँ पे, ये आपके स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है। आपकी टांगों के पीछे की जो मांसपेशियाँ हैं, जिसको हैमस्ट्रिंग हम बोलते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। अब धीरे से अपने राइट वाली टांग को, जो सीधी टांग है, आप उसको पीछे की तरफ लेके जाएं, घुटने को नीचे ड्रॉप कर दीजिए, अपने एंकल को ड्रॉप कर दीजिए और अश्व संचालन आसन में आ गए। यहाँ से दंड आसन में चले गए, जहाँ पे शरीर बिल्कुल जो है सीधा है। कोशिश हमने ये करनी है कि इसको अपने हिप को जो है थोड़ा उठा लेना है, राइट, और पेट को अपने अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करना है, टाइट करना है, राइट। जितना आप टाइट करेंगे उतना बेहतर। फिर धीरे से अष्टांग नमस्कार, जिसमें घुटने, छाती और ठोड़ी हाथ के बीचों बीच। फिर यहाँ से कोबरा चले गए, कोबरा में थोड़ा सा ब्रेथ करा, फिर टो टक इन करिए, टो को अंदर घुमा लीजिए अपने, और पर्वत आसन। पर्वत आसन में रहें, गर्दन को अंदर डाल लीजिए अपने। कोशिश ये करें जब आप इसको कर रहे हैं तो अपने कंधे को थोड़ा पीछे खींचे, पेट को अंदर की तरफ खींचना है अच्छे से, और पर्वत आसन में एक स्टेबिलिटी लेके आनी। अब धीरे से अपने राइट वाले टांग को हाथों के बीचों बीच लेंगे, थोड़ी देर यहाँ रहे, अश्व संचालन में रहे, घुटने को ड्रॉप कर दीजिए, एंकल को ड्रॉप कर दीजिए। अब धीरे से लेफ्ट वाली टांग को हाथों के बीचों बीच ले आइए,
और थोड़ी देर यहाँ बने रहिए हस्तपादासन में। फिर हस्तोत्थान, धीरे से अपने हाथों को खींचा, आर्च करा, पीछे ले गए और यहाँ पे विष्टा। चलिए अब हम करेंगे अगला आसन। अगला आसन जो है बड़ा ही कमाल का आसन है, यान आसन इसको बोलते हैं। प्लेन पोज की तरह इसको बनाते हैं। इसको करने से क्या होता है, एक तो आपका बैलेंस इम्प्रूव होता है। जब आपका बैलेंस इम्प्रूव होता है शरीर में, तो मन के अंदर भी उसका प्रभाव पड़ता है, तो मन में भी एक बैलेंस का अनुभव आपको महसूस होता है। इसको करने से क्या है कि आपके अंदर की जो यू कैन एक्सेप्ट योर सेल्फ ईजिली व्हेन यू डू दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइजेज, राइट। जब आप इस तरह के अभ्यास करते हैं तो आपके अंदर एक ऊर्जा, एक ताकत आती है सब चीज़ों को एक्सेप्ट करने की, क्योंकि यहाँ एक बैलेंस बना रहे हैं आप। तो जितना बैलेंस्ड अभ्यास करेंगे उतनी आपके शरीर के भीतर और मन के अंदर एक कोऑर्डिनेशन पैदा हो। ये कोऑर्डिनेशन बहुत महत्वपूर्ण है शरीर की और मन की, और इस तरह के अभ्यासों से जो है मन और शरीर को बहुत अच्छे से साध सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसके लिए अपने शरीर को एक्टिव कर लीजिए, राइट। अपराइट पोजीशन पे ले आइए, राइट। धीरे से अपने दोनों हाथों को सर के ऊपर ले जाएं, राइट। फिर आप धीरे से आगे की तरफ बेंड करें और अपनी एक टांग पीछे की तरफ उठा दीजिए, राइट। बैलेंस बनाना है, हाथ खोल दीजिए और दोनों हाथों को खुली रुके रखें शरीर को। फिर धीरे से ऊपर आएंगे और विश्राम, रिलैक्स। नमस्कार, फिर से हम जुड़ गए हैं और अब हम यहाँ करने वाले हैं कपालभाति। इसको करने से जो है आपका फिजिकल बॉडी, इमोशनल बॉडी और मेंटल बॉडी तीनों पे ये कार्य करता है। तो शुरू करते हैं। अब आंखें बंद कर ली, अपने ध्यान को अपने नाभि के चक्र पे लेके आए। फिर सांस भीतर भरा और पेट में पूरी वायु को भर दिया। अब एकदम से खाली करेंगे नाक के द्वारा, ऐसे, हाँ, और करते जाएंगे, करते जाए, मंद गति से करते जाए, करते जाए, कर रहे हैं। और अपने भीतर ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे शरीर के अंदर जो भी अनावश्यक है, जिसके मेरे शरीर को ज़रूरत नहीं है, वो सब बाहर हो रहा है। एक एक सांस के द्वारा जो प्रश्वास आपकी बाहर हो रही है, उससे सारी की सारी गंदगी जो है शरीर की बाहर निकल रही है, जो भी अनावश्यक है। रिश्ता, इसको आप शुरुआत में 30 से 40 बारी पंपिंग कर सकते हैं इसकी। अगर आपको लगे कि बीच में रुकना है तो रुक जाइए। आप अपने अनुसार जहाँ आपको सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा हो वहाँ तक ही आपने करना है, ज़बरदस्ती नहीं करनी शरीर के साथ। धीरे धीरे इसको बढ़ाना है आप। अब दूसरा चरण करेंगे। दूसरे चरण में जो है आप अपने हृदय की तरफ, चेस्ट की तरफ ध्यान को लेके आए और शुरू करें कपालभाति। और इस तरह महसूस करें जैसे मानो जितना भी जो इमोशनल बॉडी की क्लटर है, गंदगी है, उसको बाहर कर रहे हैं। हम जानते हैं हमारे इमोशंस के अंदर कितने सारे इम्प्योरिटीज़ हैं। उन सारे के सारे जो बंधन है, इम्प्योरिटीज़ है, उसको बाहर करते रहें। अपनी इमोशनल बॉडी को जो है आपने स्वच्छ करना है, साफ करना है। तो विश्राम, फिर वही 20 से 30 या 30 से 40 बारी पंपिंग करेंगे। साथ साथ जुड़ेंगे भी, क्योंकि जुड़ना बहुत ज़रूरी है। जो आप ये कर रहे हैं जुड़ के करें, पूरा महसूस के साथ करें। महसूस करना है आप लोगों ने, राइट। अब जो आखिरी बड़ा महत्वपूर्ण चरण है वो है अपने मेंटल बॉडी की सफाई, राइट। मन की सफाई। जैसे हम जानते हैं मन के अंदर सबसे ज़्यादा क्लटर है, सबसे ज़्यादा गंदगी हमने अपने मन के अंदर ही जमा करी हुई है। तो मन जो है ना, उसको साफ करेंगे। आखिरी चरण, लंबा गहरा सांस लेंगे और शुरू करेंगे कपालभाति। पेट को अंदर लेके जाना है, एक्सेल पे ज़्यादा फोकस करना है। इनहेल जो अपने आप हो जाएगा, स्वतः ही हो जाएगा। मतलब एक्सेल जो है वो एक्टिव है और इनहेल जो है वो पैसिव। तो इनहेल पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, एक्सेल पे ध्यान देना है। निकालें अपने मन के अंदर से सारे के सारे वो विजातीय तत्व, जो टॉक्सिन्स है ना, उनको बाहर कर देना है। और मन के अंदर तो बहुत सारे ऐसे विचार हैं ना
बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन हैं जो ऑलरेडी हम जान चुके हो, और कुछ ऐसी हैं जिनकी अब ज़रूरत नहीं है, तो उनको बाहर कर देना। और ये बहुत अच्छा तरीका है अपने मन के विकारों को बाहर करने का। देखिए, मन के विकारों को बाहर करना है, जिससे फिर मन जो है ना एकाग्र हो जाए, इच्छित हो जाए, शांत हो जाए। विश्राम करेंगे, बैठ जाएंगे, आंखें बंद हैं। अब इसको महसूस कर रहे हैं, आप भीतर से महसूस कर रहे हैं। और जब देखेंगे आप भीतर से इस क्रिया को करने के बाद, तो मन के अंदर ठहराव सा महसूस होगा। ऐसा लगेगा जैसे मानो समय रुक सा गया है। ये जो एम्प्टीनेस ऑफ द माइंड है, जो खालीपन है, इसको आप महसूस करिए। चलिए, इस प्रकार इसको जो है आप विश्राम कर देंगे। अब हमारा अगला जो बड़ा महत्वपूर्ण चरण है वो है सांसों के ऊपर ध्यान का लगाकर। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, आपको पता है आपकी जो सांसें हैं वो आपके पूरे शरीर की सबसे डोमिनेटिंग रिदम है। अगर आपने अपनी सांस को जान लिया तो आप ये जान सकते हैं कि किस प्रकार अपने मन को आपने संतुलन में लाना है। इफ़ यू नो हाउ टू ब्रेथ, देन यू कैन लिव हेल्दी टिल यू डाई। देखिए, सांसों को जानना बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सांस आपकी सबसे बड़ी डोमिनेटिंग रिदम है। उसको पकड़ना है हमने। तो आंखें बंद करें, सरलता से बैठ गए, अपने घुटने मध्य को पकड़ लिया, और अब सबसे पहले अपनी नाक के दोनों छिद्रों पे ध्यान को लगाएं। धीरे से अपनी सांस को भीतर लेके जाएं। देखें किस प्रकार सांस भीतर जा रही है, फिर छोड़ें किस प्रकार सांस भी बाहर आ रही है। भीतर जा रही सांस आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा को लेके जा रही है। बाहर आती हुई सांस जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उसको बाहर कर रही है। भीतर की जाती हुई सांस के द्वारा प्राण शक्ति लेके जा रहा है। बाहर जो भी अवरोध हैं, शारीरिक मानसिक, उन सारे अवरोधों को बाहर कर रहे हैं। फिर धीरे से अपने ब्रेथ के साउंड के साथ अपने आप को जोड़ें। जब सांस भीतर जा रही है तो एक सो की ध्वनि महसूस हो रही है। सो, जब हम सांस छोड़ रहे हैं, हम अपनी इच्छा अनुसार जितनी देर आप करना चाहें तब तक करें। शुरुआत में आप 5 मिनट, फिर धीरे धीरे करके टाइम को बढ़ाइए। और यहाँ पे अब विश्राम करते हैं। हम फिर आपको मिलेंगे बहुत जल्दी नए पॉडकास्ट के साथ। और हम चाहते हैं कि आप लोग हमें अपने सजेशंस प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे डालें, जिससे हम अपने आप को और बेहतर करें। और अगर आपके भीतर कोई प्रश्न हो जिनका आप निवारण चाहते हो कि हम उस बातचीत को डिस्कस करें अपने पॉडकास्ट में, तो हमें ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।